अमेरिकी राष्ट्रपति को अचानक एहसास हुआ कि उनकी फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भयंकर सुनामी की लहर में फंस गई है, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ये सुनामी बिना किसी रोक टोक के सीधे व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रही थी। एयरक्राफ्ट कैरियर उनकी आंखों के सामने नजदीक आता जा रहा था, पर उन्होंने भागने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, वो सुनामी पूरे व्हाइट हाउस को निगल गई। लेकिन इस तबाही का शिकार सिर्फ अमेरिका नहीं था, दुनिया भर के तमाम देशों पर ऐसी आफत आई जैसी इंसानियत ने कभी नहीं देखी थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूरज की तीव्र विस्फोट से पैदा हुए न्यूट्रिनो की वजह से धरती के भीतर ऐसी भौतिक प्रक्रियाएं शुरू हो गईं, जिनसे धरती की सतह और उसका तापमान बेकाबू तेजी से बढ़ने लगे। उनका अनुमान था कि 2012 में पृथ्वी पर ऐसी कयामत टूटेगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। ये खबर मिलते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभी देशों के नेताओं की आपात बैठक बुलाई और एक वैश्विक राहत योजना का ऐलान किया, जिसे आग प्रोजेक्ट नाम दिया गया। उन्होंने भारत सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की कि तिब्बत सीमा के पास नोआह की तरह विशालकाय जहाज तैयार किए जाएं। वैज्ञानिक मानते थे कि जब सुनामी उठेगी तब सिर्फ माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई ही इंसानों के लिए कुछ पल की राहत का मौका दे सकती है। हर एक जहाज में 1 लाख से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन देश के नेता, वैज्ञानिक और अमीर लोग ही उसमें जगह पा सकते थे। बाकियों के लिए एक टिकट की कीमत रखी गई 11 करोड़ यूरो। ये रकम आम आदमी के बस की बात नहीं थी। सच्चाई जानने का हक भी कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। इसी बीच एक बेखबर परिवार सुकून से नाश्ता करने बैठा ही था कि अचानक पूरा घर बुरी तरह हिलने लगा। सौतेले पिता ने फौरन पत्नी और 2 बच्चों को पकड़कर मेज के नीचे छुपा दिया। सबको लगा ये कोई मामूली भूकंप होगा। तभी पत्नी का पूर्व पति माइक बदहवास हाल में घर में घुस आया। उसने ज्यादा कुछ समझाने का वक्त नहीं गंवाया, सिर्फ चीखते हुए कहा कि सब तुरंत उसके साथ चलें। हालांकि किसी को कुछ पता नहीं था, पर माइक की घबराई शक्ल देख पत्नी ने बच्चों को साथ लिया और फौरन घर छोड़ दिया। जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, पूरा मकान उनके पीछे ढह गया। आसपास की इमारतें भी आंखों के सामने मलबे में तब्दील होने लगी। माइक ने एक पल की भी देर किए बिना गाड़ी हवा की रफ्तार से दौड़ा दी। पूरा कस्बा जैसे जमीन में धंस रहा था। धरती की दरारें समंदर की लहरों की तरह उठ रही थी, सब कुछ निगलती जा रही थी। ऐसे जानलेवा हालात में अचानक एक बुजुर्ग दंपति उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। माइक को समझ आ गया कि अब सीधा रास्ता मुमकिन नहीं। उसने तेजी से स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी को पास के बगीचे में घुसा दिया। लकड़ी की बाढ़ ने ज्यादा देर उन्हें नहीं रोका। कई रुकावटों को पार करके आखिर वे एयरपोर्ट पहुंचे, मगर वहां जाकर पता चला कि जिस पायलट पर सबकी जान टिकी थी वह मारा जा चुका था। बिना पायलट के जहाज उड़ाना नामुमकिन था। तभी साथ खड़ी औरत ने याद दिलाया कि उसका बॉयफ्रेंड विमान उड़ा सकता है। हालात की नजाकत में उसे ही कॉकपिट में बैठना पड़ा। भूकंप तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा था। जमीन टूटती जा रही थी। पायलट अब भी प्री फ्लाइट चेक में उलझा था। माइक ने वक्त गंवाने से इनकार कर दिया। उसका हाथ पकड़कर सीधा थ्रॉटल ऊपर कर दिया। रनवे पूरी तरह ढहने से पहले विमान हवा में उठ गया। नीचे का मंजर डर से परे था। पूरा शहर मलबा बन गया था। अचानक आसमान से एक मेट्रो ट्रेन पूरी रफ्तार में उनकी ओर आती दिखी। सेकंडों में पायलट ने नियंत्रण खींचकर उसे चकमा दिया। सबकी सांसें अभी ठीक से लौटी भी नहीं थीं कि सामने 2 गगनचुंबी इमारतें गिरने लगीं। किस्मत से विमान उनके बीच बनी दरार में से निकल गया, लेकिन तबाही का सिलसिला थमने वाला नहीं था। जबरदस्त झटकों से धरती की प्लेटें फटने लगीं। कैलिफोर्निया जैसे विशाल इलाके समंदर में डूबने की कगार पर पहुंच गए। 8 रिक्टर स्केल का भूकंप भी यहाँ सिर्फ एक छोटी झलक था। दुनिया की बड़ी इमारतें सुनामी में समा रही थीं। ऐसे हाहाकार में भी एक साधु ने रत्ती भर डर नहीं दिखाया। उसने भयानक लहरों का सामना करते हुए मंदिर की घंटी बजाई, मानो दुनिया को आखिरी अलविदा कह रहा हो। इसी वक्त धरती के दूसरी तरफ एक 60 लाख साल पुराना ज्वालामुखी जाग उठा। उसकी तबाही बादल किसी द्वीप से भी बड़ा था, पर वहाँ खड़ा एक आदमी डरने के बजाय अजीब सा रोमांच महसूस कर रहा था। अंगारे बारिश की तरह बरसने लगे। माइक ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से एक के बाद एक मुश्किल को मात दी। अंततः वो एक विशाल दरार पार कर एयरपोर्ट पहुंचा। उसने बेटी को पत्नी के हवाले किया और फौरन लौटकर उस नक्शे की तलाश शुरू की जिसका जिक्र माया सभ्यता की भविष्यवाणियों में था। काफी ढूंढने के बाद आखिर वो मानचित्र मिल गया, लेकिन तभी एक जलता गोला आसमान से गिरा। सबको लगा अब माइक खत्म हो गया, मगर अगले ही पल उसकी बाह दरार में से बाहर निकली। वो आखिरी पल में जमीन पकड़ने में कामयाब रहा। जैसे तैसे ऊपर चढ़कर दौड़ते हुए विमान तक पहुंचा। आखिरी सेकंड में उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और जहाज में चढ़ गया। मगर खतरा अभी खत्म नहीं था। उनका विमान अब भी लावा के गुबार से घिरा था। जलते पत्थर उन पर बरस रहे थे। मोटी धुएं की परत ने जहाज को ढक लिया। फिर अगले ही पल वो बादलों को चीरते हुए बाहर निकल आया। माइक ने नक्शा देखा। अब उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची जगह जाना था। इसके लिए एक और बड़ा जहाज चाहिए था, लेकिन सारे एयरपोर्ट तबाह हो चुके थे। उनके पास कोई साधन नहीं बचा था। तभी उसे याद आया कि उसका बॉस भी यहाँ मौजूद है। माइक जानता था कि वही एक शख्स है जो उन्हें बाहर निकाल सकता है। बॉस ने बताया कि उसके पास एक भारी भरकम विमान है, लेकिन उड़ान के लिए एक
सह पायलट की जरूरत है। माइक ने झट से चश्मे वाले युवक को आगे किया। सबने किसी की परवाह किए बिना सीधे रनवे की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ एक रूसी मालवाहक विमान खड़ा था। तभी भारी राख और धूल का तूफान उनकी ओर बढ़ने लगा। सब तेजी से जहाज में चढ़ गए। चश्मे वाला आदमी, जो बस एक शौकिया पायलट था, इतने जटिल कंट्रोल पैनल को देखकर पूरी तरह घबरा गया। अच्छी बात यह रही कि कैप्टन की कमांड पर उन्होंने किसी तरह विमान स्टार्ट कर लिया, लेकिन सामने रनवे का हिस्सा धंस चुका था और मुश्किल से 100 मीटर की पट्टी बची थी। विमान आखिरकार गिर ही गया। जब प्लेन एक बड़ी बिल्डिंग से टकराने ही वाला था, दोनों ने पूरी ताकत से कंट्रोल स्टिक खींच दी, तब जाकर किसी तरह जान बच पाए। मगर जैसे ही सबने चैन की सांस ली, कैप्टन को अचानक एक और मुसीबत का पता चला। ईंधन इतना कम था कि विमान तिब्बत तक नहीं पहुंच सकता था जब तक हवाई में रिफ्यूलिंग न हो। वो जैसे तैसे वहां पहुंचे, लेकिन हैरान रह गए। पूरा द्वीप आग का दरिया बन चुका था। ज्वालामुखी का लावा हर ओर फैल चुका था। मजबूरन उन्होंने विमान उड़ाते रहने का फैसला किया। किस्मत से ईंधन खत्म होने से ठीक पहले उन्हें चीन की मुख्य भूमि दिख गई। असल में हाल की भूकंपों से प्लेटें 1500 मील खिसक गई थी, जिससे सफर आधा रह गया। लेकिन बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर कोई सही लैंडिंग पॉइंट नहीं था। कैप्टन ने बर्फीली घाटियों में आपात लैंडिंग का जोखिम उठाया। उम्मीद थी कि मोटी बर्फ से झटका कुछ कम होगा। सभी ने तुरंत लाइफ जैकेट पहन लिए और उस जीप में बैठ गए जिसे प्लेन के भीतर रखा गया था। प्लेन लैंड होते ही उसी जीप में निकल जाना था। ड्राइवर ने चश्मे वाले को भी जीप में बैठा दिया, खुद विमान में रहकर कॉकपिट संभालने का जिम्मा ले लिया। जैसे ही वो चढ़ा, माइक ने गाड़ी स्टार्ट की और एक झटके में रनवे से नीचे कूद पड़े। जीप की मजबूत सस्पेंशन की वजह से सब सुरक्षित उतरे, पर विमान का ड्राइवर इतना खुशकिस्मत नहीं रहा। उसने प्लेन रोक तो लिया था, लेकिन कमजोर बर्फ की परत टूट गई और विमान उसके साथ खाई में समा गया। विमान का धमाका सुनकर चीनी सेना अलर्ट हो गई। माइक और उसके परिवार को लगा अब राहत मिलेगी, पर उनके पास नोआ के जहाज का पास नहीं था। सामने उन्होंने अमीर लोगों को अपने दोनों बच्चों समेत हेलीकॉप्टर में चढ़ते देखा। मन भर आया। इतना सब करने के बाद भी टिकट न होने की वजह से वो बस देखते रह गए। इसी निराशा के बीच एक ट्रक उनकी नजर में आया। माइक दौड़कर मदद मांगने पहुंचा। अंदर बैठे बुजुर्ग ने अपने पोते को गाड़ी रोकने का इशारा किया। उन्होंने परिवार को लिफ्ट दे दी। बुजुर्ग का एक और पोता नोआ की आंख में काम करता था। उसे पता था एक गुप्त रास्ता अंदर जाने का। वो पहले इन अजनबियों को ले जाने से हिचक रहा था, क्योंकि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खतरा। मगर माइक की पत्नी ने हाथ जोड़कर विनती की। वो भी माँ थी, शायद इसलिए उसने दिल से उनकी हालत समझी। आखिरकार पोते ने भारी मन से हामी भर दी। जब वो चुपचाप जहाज में चढ़ने ही वाले थे, अंदर वैज्ञानिकों को खबर मिली कि महासुनामी तय वक्त से पहले पहुंच रही है। कंट्रोल रूम में तुरंत आंकड़े दोबारा देखे गए। नतीजा सिर्फ 28 मिनट बाकी थे और तब लहर सीधी टकराने वाली थी। दुनिया भर के नेताओं ने मशवरा कर तय किया कि दरवाजे फौरन बंद कर दिए जाएं। जिनके पास टिकट नहीं थे, उन्हें छोड़ने का आदेश हुआ। उसी वक्त 4 नंबर आग पर चढ़ने वाले अमीरों को रोका गया। जैसे ही सब जहाज बंद होने लगे, लोगों में दहशत फैल गई। कुछ लोग तो भगदड़ में खाई में गिर पड़े। अमीर कारोबारी ने अपने दोनों बेटों को बचाने के लिए उन्हें निचले डेक पर ले गया। इधर माइक के परिवार को गुप्त रास्ते से अंदर ले जाया गया। अब सुनामी के टकराने में सिर्फ 14 मिनट बचे थे। जब वैज्ञानिकों ने देखा सैकड़ों लोग प्लेटफॉर्म पर फंसे हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति की रोक के बावजूद सब देशों के प्रमुखों से संपर्क किया। उन्होंने दरवाजा खोलने की गुहार लगाई। आखिर दरवाजा खुला और बाहर खड़े लोगों में उम्मीद लौट आई। अमीर कारोबारी और उसके दोनों बच्चे नीचे अटक गए थे। जैसे ही सारे लोग अंदर पहुंचे, उन्होंने बच्चों को ऊपर धकेल दिया। खुद गहरी खाई में गिर गया। इसी बीच सुनामी माउंट एवरेस्ट तक आ पहुंची। गोंसाल्वेज नाम के अधिकारी ने चेतावनी की घंटी बजाई, पर अगले ही पल लहर ने सब निगल लिया। हजारों फीट ऊंचा पानी आग की ओर बढ़ा। कैप्टन ने माइक पर सबको आदेश दिया, जो भी मजबूत चीज हो उसे पकड़ लो। 4 नंबर जहाज का एक दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाया। समुद्र का पानी भीतर घुसा और कई लोग तुरंत बह गए। तबाही थमी नहीं। सुनामी में डूबा एयरफोर्स 1 जहाज सीधा आग पर आ गिरा। आग पटरियों से उतर गया, फिर तीसरे जहाज से टकराया। वो तीसरा जहाज पूरी तरह बेकाबू होकर गहराई में समा गया। सिस्टम ने चेतावनी दी, अगर तुरंत इंजन चालू कर दिशा न बदली तो पूरा जहाज सामने की चट्टान से टकरा जाएगा। उसी वक्त माइक को एहसास हुआ कि उसकी एक चूक से ये हाल हुआ। गलती सुधारने की ठानकर वो खुद मरम्मत के लिए पहुंचा। वो जगह पूरी तरह पानी में डूबी थी। काफी मशक्कत के बाद उसे फंसी केबल दिखी, मगर अकेले उसका खींचना नामुमकिन था। तभी उसका बड़ा बेटा वहां पहुंचा। दोनों ने जहाज की झटके से बनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर केबल खींच दी। इंजन ऑन हुए, दिशा बदली गई और एन वक्त पर जहाज चट्टान से टकराने से बच गया। कुछ महीने बाद जब दरवाजे खुले, लोग डेक पर आकर सूरज की गर्मी महसूस करने लगे। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि सारी जमीन डूब चुकी है, लेकिन पानी घटने की रफ्तार उम्मीद से ज्यादा तेज थी। धरती की प्लेटें खिसकने से अब हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं रहा। उसकी जगह दक्षिण अफ्रीका का ड्रेकन्सबर्ग पहाड़ सबसे ऊंचा बन गया था। इसका मतलब था कि इंसान एक नई जमीन पर फिर से जिंदगी शुरू करने वाले थे।